जब हम पब्लिक के उसमें चलते हैं तो कलम चलानी पड़ती है, और नक्सल के इसमें बंदूक रहती थी हमारे साथ। हम लोग बिस्तर में भी सोते थे तो बंदूक बिस्तर के पास रखी रहती है। 4-4 रात हमारे जवान जंगलों में पड़े रहते हैं, बासी रोटी खाते हैं। एक बार तो हमारे साथ भी हुआ कि 2-3 बार हुआ, मतलब अभी बारिश के सीज़न में ज़्यादा होता है। पूड़ियों में फफूंद लग गई 4 दिन में, तो उनको सेक के फिर खाया। एक बार खाना खा रहे थे, सूखी सब्जी लेके गए थे, खाते खाते बारिश हो गई तो गीली सब्जी बन गई, रसीली सब्जी। तो फिर भी खाएंगे। देखो, सभी पुलिस वाले स्वभाव के शांत होते हैं। वो कितना भी उसके सींग निकले होंगे रोड पे वाहन चेकिंग में, आपको कैजुअल कर जब घर जाएगा पत्नी के सामने तो वैसे ही होगा जैसे तुम हो मैं। तो सब शांत स्वभाव के रहते हैं। बस ये है कुछ दिखावे के चक्कर में किसी गलत बिहेव करते हैं तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती। और जब भी पढ़ने का मन ना करे तो अपने माता पिताजी को याद करना, उनकी परिस्थितियों को देखना, उनके काम को देखना कि वो कितना काम करते हैं और खर्च अपने में कितना करते हैं, आप पे कितना ज़्यादा लगाते हैं। तो आपके मन अपने आप कहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। और पढ़ने का तरीका पूछते हैं लोग मेरे से, तरीका अपना यूनिक होता है। कभी भी किताब के भरोसे मत रहना। जो अच्छा विद्यार्थी हो जो खुद के नोट्स बना के पढ़ता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इतने अच्छे नोट्स बनाना कि आने वाले वक्त में वो किताब बन जाए। जैसा कि आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज सर जॉब की, हर कोई सर चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में लग जाऊँ। क्या ये सर पॉसिबल है? नहीं, ये संभव नहीं। देखिए, सरकारी जॉब की एक लिमिट होती है हर एक विभाग की, और वो समय है तब आएगा। तो जीवन काटना और जीवन जीना दोनों में बहुत अंतर है। अगर जीना चाहते हो तो अपने मन का करो, जो आपका सपना है वो करो। जीवन काटना है तो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते रहो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल द स्टोरीज स्पीक पे। दोस्तों, आज का यह पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डीएसपी संतोष पटेल सर। आज हम जानेंगे सर के संघर्ष, सोच और डीएसपी बनने तक के सफ़र को। अगर आप इस पॉडकास्ट से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं इस पॉडकास्ट को सबसे पहले शुरुआत करूंगा सर आपकी जर्नी से। तो सर अपनी जर्नी बताइए, एक नॉर्मल इंसान से लेके एक डीएसपी बनने तक का सफ़र को। पर आपके जो श्रोता हैं सभी को मेरा जय हिंद। और मेरा नाम संतोष कुमार पटेल है। मैं मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िला है। चूँकि पन्ना छोटा सा ज़िला है, बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन वहाँ की एक खासियत है, जो भी किताबें पढ़ते हैं जनरल नॉलेज, तो बचपन में पढ़ाया जाता है कि मैंगनीज कहाँ होता है। मैग्नीज सर बालाघाट में मलाजखंड। कोई और कुछ नहीं जानता हो लेकिन जानता है इतना। ऐसे ही पन्ना जाना जाता है कि वहाँ हीरा होता है। भारत देश में एक ऐसा जिला है। तो मैं उस पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील है, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर यूपी बॉर्डर में गाँव है। बिल्कुल। तो वहीं का रहने वाला हूँ। और हम लोग प्रॉपर मतलब बचपन से ही जंगल के आसपास रहे, तो पूरा वो जंगली टाइप के हैं। जैसे हम लोग अपने मामा के यहाँ जाते थे तो हम लोगों को वो लोग मजाक में बोलते थे घटिया। इसका मतलब क्या होता है? घटिया नहीं, घटिया मतलब घाटी के पास जैसे आए। घाटी मतलब जैसे अपन जो जंगली बोलते हैं यहाँ की भाषा में, तो घटिया मतलब घाटी से आए, पहाड़ से आए, जंगल से। तो ऐसा था। फिर शुरुआत जीवन पूरा हम लोगों का बेस्ड था जंगल में। तो फिर कैसे निकले वहाँ से, तो वही है कि हम लोगों के जो जंगल में रहते हैं उनको एक ही विभाग सरकारी रहता है, वो होता है फॉरेस्ट का, जिससे उनका वास्ता पड़ता है। उसी में आते हैं वीड गार्ड साहब, हमारे यहाँ उसको बर्रका बोलते थे। तो वो लोग आते थे काम करवाने, कभी पौधे की नर्सरी करवाने, बारिश में प्लांटेशन के लिए। तो उनसे हम लोग देखते थे, तो फिर पता चलता था अच्छा पढ़ने से ये होता है, पढ़ने से ये बनते हैं, वर्दी पहनने को मिलती है। सर उस समय कौन सी एज में थे आप? हम लोग छोटे थे, 5-6 साल के रहे होंगे। बचपन से काम करने लगता है। अब जैसे कबाड़ बीनने वाले के लिए उम्र थोड़ी होती है, उसका तो 3 साल का बच्चा भी बीनने लगता है। ना तो उसकी शिक्षा चाहिए ना कुछ। किसानी करने के लिए कोई सिखाने की जरूरत थोड़ी पड़ती शिक्षा। वो तो 3 महीने का बच्चा है तो वो भी उसमें काम करने लगता है, सहयोग। बिल्कुल।
ऐसी जो हम लोग खेती किसानी के बेटे हैं, मजदूर के बेटे, जंगल के रहते, जो जंगल के काम उनके लिए सिखाना नहीं पड़ता, हम लोग बचपन से करने लगते थे। वो इस स्तर का काम होता है जैसे पॉलीथीन भरते थे, जिसमें प्लांट नर्सरी करते हैं ना, पौधे बीज डालते हैं, तो वो हम लोग शौक से करते थे। 5-5 रुपए मिलते थे जब उस समय 100 पॉलीथीन भरने के। 100 पॉलीथीन बहुत मेहनत पड़ती थी, पर 5 रुपए की वैल्यू थी, आज से 25 साल पहले थी। तो वो करते थे। फिर हम लोग धीरे धीरे देखा कि पढ़ना चाहिए, शिक्षा कोई चीज़ होती है। माता पिता ने हमें जोर दिया, ज़बरदस्ती भेजा। शुरुआत में माहौल तो नहीं था, शिक्षा माहौल से होती है, कभी एक काल प्रयास से संभव नहीं है। आप देखोगे जहाँ जितना अच्छा माहौल होगा पढ़ाई का, उतना अच्छा वहाँ बदलाव आता है। आप प्रॉपर बालाघाट में देखोगे तो बहुत अच्छा माहौल है एजुकेशन का, लेकिन यही बालाघाट के जो जंगल के गाँव हैं, जो नक्सल प्रभावित गाँव हैं, वहाँ तो अभी कौपूरी गाँव में कोई 5वीं पास भी ना मिले। मेरे पास ऐसे भी गांव हैं कि पूरे गांव को काउंट कर लो तो एक भी बंदा नहीं 5वीं पास बालाघाट में। हाँ, तो वही बोला यहाँ जो, और जो कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा जिला मुझे लग रहा शिक्षा के मामले में, शहर के और यहाँ। तो चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें पूरे गांव में कहो कोई हिंदी ना पढ़ पाए, बिल्कुल ऐसे भी गांव हैं जिसमें। तो वो चीज़ें हैं कि माहौल से होती है शिक्षा। तो ऐसा धीरे धीरे माहौल बदला, माता पिता ने प्रयास किया, हम लोगों ने पढ़ाई की, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की 1 से लेकर 8वीं तक। फिर 8वीं के बाद स्कूल नहीं था तो फिर पन्ना जिले एक्सीलेंस स्कूल में पढ़े। उसके बाद इंजीनियरिंग करने चले गए। अब इंजीनियरिंग करने आए तो फिर उसकी अलग कहानी है, बहुत बड़ी तो चलता रहता है। और फिर उसके बाद बस धीरे धीरे जब इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग की भी बड़ी विचित्र कहानी है। तो ये भी संयोग कहो कि बचपन से हम लोग फॉरेस्ट से जुड़े थे, तो इंजीनियरिंग करने के बाद, सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी सरकारी नौकरी की ओर गए तो कहाँ पहुँचे, फॉरेस्ट गार्ड में। तो वो सब समय परिस्थिति संयोग भी होता है, कुछ चीज़ें खींच कर ले जाती हैं आपको वहाँ पर। तो जो लिखा होता है मुकद्दर में वही मिलता है। तो ये सही बात है, वो वहाँ खींच कर ले जाता है। तो हम फिर उसके बाद पढ़ते रहे, वहीं जंगल में रहते रहते तो पीएससी क्वालिफाइड किए थे। फिर पीएससी में हमारा दूसरा अटेम्प्ट था और डीएसपी बन गए थे। और मतलब मध्य प्रदेश में 22वीं रैंक थी आपकी? हाँ, उस समय तो 22वीं रैंक थी। अब बहुत पुरानी चीज़ें हो गई रैंक में नहीं सर, मैंने देखा था आपकी वीडियो, आप शायद आपने बता रहे थे कि जंगल गए थे आप। हाँ। और अचानक से उस समय नेटवर्क नहीं था। हाँ। आपका जब उस दिन रिजल्ट आ रहा था तो आपको अचानक से किसी दोस्त का फ़ोन आया, और जब आपने सुने कि डीएसपी बन गए हो करके आपने मोबाइल छोड़ दिए थे। नहीं, वो कहानी भी अच्छी। देखो क्या है, मैं अब बताता हूँ, पूरी कहानी बता देता हूँ। पहले तो मैं, जब हम लोग ने 12वीं पास की तो फिर हम लोग इंजीनियरिंग करने भोपाल गए। अच्छा। भोपाल गए तो वहाँ पर जैसे ही 2-3 माह हुए इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया मैंने। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आरजीपी का छात्र रहा हूँ 2009 से 13 तक। तो जैसे ही देखा कि MLM मार्केटिंग वाले जो मल्टीनेशनल कंपनी, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, गांव की भाषा में बोलते हैं, 3 को जोड़ो तो कमीशन मिलेगा, चेन सिस्टम, मुर्गा फंसाने वाले सिस्टम और ऐसे नाम बोलते हैं। तो उसमें हमने ज्वाइन कर लिया इस उद्देश्य कि कुछ पैसा आता जाएगा, पढ़ाई होती जाएगी। लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता। आप जब पैसे की तरफ भागते हो तो पढ़ाई से आपका मोह भंग होने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट मिल रहा है आपको, जिसे घर बैठे खाने को मिलता है, वो काय को खाना बनाएगा, काय खेत में जाएगा गेहूँ काटने या गेहूँ गाने। सही बात है। तो वही चीज़ हुई, फिर पढ़ाई छोड़ दी हमने। पढ़ाई मतलब छोड़ दी, पढ़ाई तो पढ़ रहे थे, परीक्षा बस दे रहे थे, लेकिन वो ज्ञान नहीं ले पा रहे थे जो होता है स्टूडेंट के पास। बिल्कुल सर। तो इंजीनियरिंग के बाद हम BE पास हुए। तो BE का मतलब था हमारे लिए बेरोजगार इंजीनियर, क्योंकि हमने डिग्री पा ली थी लेकिन इंजीनियर नहीं बने थे। इंजीनियर बनने के लिए हमें 4 साल पढ़ना पड़ता, मेहनत वो हमने की नहीं थी। हम कहाँ कर रहे थे, वो मार्केटिंग में। तो फिर हमारा जीवन बदला। उस समय कुछ नहीं हो रहा था, पढ़ाई नहीं थी तो नौकरी भी नहीं मिलनी थी, ना कैंपस प्लेसमेंट होना था। बिल्कुल सर। फिर माता पिता ने घर बुला लिया, बोले वापस आ जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ। तो फिर जब हम वापस आए तब हमने तैयारी की। तो फिर ये फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था। अब जब मेरा फॉरेस्ट गार्ड में हुआ तो वहीं जंगल में मैं पेड़ों के नीचे, पत्थर के नीचे दिन में बैठता था, काम करवाता था, काम करते रहते थे हम लोग। जंगल के जो काम वो मिलते थे और पढ़ते रहते थे। पीएससी दे देते, वहीं मेरा सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू देने गया, और जब इंटरव्यू हो जाता है तो आपने जो वो वाक़या होता है तो उसके 8-10 दिन बाद रिजल्ट आने की संभावना
रहती है 1 हफ्ते के बाद। बिल्कुल सर। तो मैं डेली आके शाम को देखा करता था, शाम टाइम रिजल्ट आता। तो एक दिन था 11 जुलाई 2017, जब मैं शाम को, बारिश हो रही थी, रिमझिम लौटा जंगल से। तो आदत थी, वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता था जंगल, तो छत पे चढ़ते थे हम लोग। छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं थी, तो छोटी दीवार थी, जैसे इसमें चढ़ो फिर उसके ऊपर चढ़ो, तो ऐसे ही चढ़ के वहाँ पहुँचा। और जैसे ही उस समय नया नया जियो ने फ्री का वो दिया था, नया चला था 2016-17 में, फ्री का, बोले कोई डाटा नहीं पैसा नहीं लगता था बाबू। तो हमने वो सिम ली थी, फ़ोन लिया था, वहाँ जियो ही चलता रहो, तो अपने आप टन 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 पूरे मैसेज आते हैं, इतने बीप बजती हैं उसमें मैसेज की टोन। तो आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे। व्हाट्सएप खोला तो मैंने देखा कुछ हलचल सी थी, तो लगा क्या, जैसे ही फ़ोन आया मैंने उठाया, उसने कांग्रेचुलेसन बोला, मेरा फ़ोन ही छूट गया। नीचे पत्थर थे तो फ़ोन पूरा चटक गया। फिर मैं जल्दी जल्दी उतरा, फिर उसको वापस ले गया, उसको पानी से पहले पोंछा, उसको साफ़ किया फ़ोन को, फिर देखा। तो जब मैं लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा था, तो हर किसी का अपना सपना होता है, मेरा कोई सपना नहीं था कि हम पुलिस वाला बनना है, वर्दी वाला। लेकिन अच्छा था कि कुछ अच्छी जगह पहुँचे। तो डिप्टी कलेक्टर में नाम नहीं था, तो थोड़ा निराश हुए, अरे क्यों नहीं हुआ। फिर खोलते गए तो 22वें नंबर पे था DSP में, तो खुशी हुई, अच्छा लगा। फिर उसके 2-3 दिन बाद जब मैं गांव आया अपने घर, तो मेरे गांव के सभी माता जी, पिताजी, बब्बा लोग सभी इकट्ठे थे। क्योंकि मेरे दादा दादी तो ख़त्म हो गए थे, वो नहीं थे, लेकिन परिवार में वो लोग 6 भाई थे, तो उसमें से 5 थे जिन्होंने स्वागत के रूप में, हाँ, स्वागत किया। मालाएं, जो एक वो माला चलती ना, वो प्लास्टिक वो वाला फूल रहता है हमेशा, जब चलाते हो 10 साल, तो किसी की शादी का रखा था वो पुराना, तो वो माला पहनाया। बिल्कुल। और फिर स्वागत किया। उस दिन जो मेरी माँ के भाव थे, मैंने कई जगह पर बताया। हाँ सर, सुना है। तो वो मैं आज आपको भी, अगर बात आई है तो वो मुझे हमेशा याद आ जाता है कि ऐ गरीबी देख, तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुँह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। क्या बात है। तो ये सब सहयोग होता है। आज जब मैं नौकरी में आता हूँ, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस, हम भी डरते थे और पुलिस से नफरत भी हो जाती है। हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है, अनुभव नहीं था कि हमारे साथ पुलिस ने गलत किया हो या अच्छा, लेकिन फिल्में देखी, लोगों के मुंह से सुना। पुलिस एक फोर्स है, तो वो बल का प्रयोग करेगी अपराधी को पकड़ने के लिए किसी को, तो लोग उसकी अच्छाई नहीं करते, बुराई ही करते हैं। इसलिए बिल्कुल सर, उससे मन में हमें भी डर रहता था। लेकिन जब आज हम आते हैं, पुलिस की वर्दी पहन के, लोग प्रेम देते हैं, लोग बेटे की तरह मानते हैं, तो लगता नहीं कुछ अच्छा हमें मिला। और हमें डिप्टी कलेक्टर ना मिलकर ये मिला, तो हम इसके लिए शायद यही हमारे किस्मत में अच्छा लिखा हुआ था। सर मैंने भी अभी तक के जितने भी पुलिस वाले से मिला सर, लेकिन आपके जैसे नहीं मिला। इतने शांत स्वभाव, सरल स्वभाव से बहुत अच्छे से बात करते हैं सर आप हर जगह। देखो, सभी पुलिस वाले स्वभाव के शांत होते हैं। वो कितना भी उसके सींग निकले होंगे रोड पे, वाहन चेकिंग में, आपको कैसे बोलकर, जब घर जाएगा पत्नी के सामने तो वैसे ही होगा जैसे तुम हो, मैं हूँ। तो सब शांत स्वभाव के रहते हैं। बस ये है, कुछ दिखावे के चक्कर में किसी गलत बिहेव करते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती। हाँ, मैं कहता हूँ कि आपको अगर टाइट होना है, एटीट्यूड दिखाना है, तो आप दिखाओ किसी अपराधी पे, गुंडे पे, बदमाश पे, तो अच्छा है। उस पर दिखाओ जो छोटभैया छोटे छोटे एटीट्यूड दिखा कर चले जाते हैं, तो अच्छा लगेगा। लेकिन हम आम पब्लिक है, जो सीधा साधा, जिसको कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, छोटी सी एक अपराध होता है और एक गलती होती है, दोनों में अंतर है। गलती हर एक इंसान दिन में कुछ ना कुछ करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, हर कोई करता है। लेकिन अपराध हर कोई नहीं करता। बिल्कुल सर, ठीक है, अपराधी को ट्रीट करे व्यक्ति उस तरीके से जिससे सुधार हो। लेकिन गलती करने वाले को सबक सिखाना चाहिए, ना कि उसे अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो वो बहुत से तरीके हैं, आप प्यार से भी समझा सकते हो और उसको डांट फटकार के भी समझा सकते हो। तो गलती को सुधारने के लिए पुलिस वाले को अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सर आप एक DSP के पद में भी अभी भी, लेकिन सर आप एक ग्राउंड टू अर्थ में रहते हैं सर, तो कैसे मतलब पॉसिबल है? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। DSP का आसमान में थोड़ी उड़ेगा। लेकिन सर अगर किसी से तुलना की जाए तो सर वो एक अलग नहीं, वो सब ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं। देखो, बस ये है, कोई दिखाता नहीं है, कोई अपनी चीज़ दिखाता। तो मेरा ये मानना है कि आप क्या हो, आपकी क्या सच्चाई थी, आप क्या हो, वो दिखाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब मैं गांव की बात करता हूँ, अपनी उस अटारी को बताता हूँ कि मैं यहाँ पर पढ़ा,
तो मेरे जैसे कई करोड़ों युवा लड़के जो अटारी में पड़े होंगे, मिट्टी के तेल को डिब्बी बोलते थे हमारे यहाँ, आप लोग क्या बोलते हो? सर उसे दिया बोलते हैं हम तो। नहीं, दिया तो खुली होती है, वो नहीं सर, जो उसे केरोसिन में जला लेते थे, हाँ, उसको केरोसिन लालटेन टाइप पे। फिर लालटेन बाद में चली, पहले तो वही चलती थी। वही सर, आजकल तो दारू की बोतल दौरे की में बत्ती बोतल डाल में लेते हैं, बत्ती उसमें डाल- उसी को दिया बोलते थे सर हम लोग। अच्छा, तो वो दिया बाती समझो जो भी। दिया तो हम लोग उसमें पढ़े, अभी कई पढ़े थे, अब तो सब जगह बिजली हो गई है, नहीं तो सोलर लाइट का सिस्टम हो गया, तो वो तो अतर गया। लेकिन जो हमारी उम्र के हैं और या हमसे 5-10 साल छोटे हैं, तो उनने भी ये देखा होगा, तो वो लोग अपने आप से कोरिलेट करते कि अच्छा अगर ये कर सकते तो हम कर सकते हैं। क्योंकि मन में एक ये भी भ्रम होता है ना, जब हम तैयारी करते थे तो कई लोग बोलते थे अरे तुम नहीं निकल जाओगे। हमने कई को देखा, पीएससी बोले इंटरव्यू में सिफारिश लगती है, वहाँ नेताओं मिनिस्टर्स के लड़के ही जाते हैं या अधिकारियों के बच्चे ही हो पाते हैं, जिनका पैसा है वही हो पाते हैं। तो मैं बताता हूँ जब लोगों को, तो उन्हें भी अपने आप से लगता होगा कि नहीं हो सकता है। मैं बोलता हूँ मुझे तो सिर्फ 350 रुपये लगे थे, वो भी कहाँ लगे थे, जब पीएससी का फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के लिए। हाँ, और कुछ नहीं लगा आज तक, और बढ़िया अच्छा, ना कोई दिक्कत हुई, तो ना कहीं कोचिंग भी नहीं जाने की जरूरत पड़ी, अपन ने सेल्फ स्टडी की, घर पे बैठ के पढ़ाई कर ली और हो गया। तो कर सकते हैं, तो इसलिए जो तो आप बता रहे हो तो कोई हवा में उड़ते नहीं है, वो सब वैसे ही होते हैं, मुझे पता है। बिल्कुल सर। लेकिन बस थोड़ा आदमी सच्चाई नहीं दिखा, इसलिए सच्चाई दिखाने से कभी नुकसान नहीं है। और लोग हमारे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको बताऊँ, उनके हृदय तक पहुँचूँ, जो चुप बैठे हैं, जिनमें अंदर टैलेंट है, बिल्कुल पोटेंशियल है और हुनर है, कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस इस बात से डर गए कि यार ये बड़ा काम है, हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है, सोच के ही पहले घबरा जाते हैं कि बड़ी पोस्टें करके। बस 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 सर। बिल्कुल। अब ये बताओ, जैसे क्रिकेट की बात करें, बिल्कुल। ऐसा कोई क्रिकेटर बताओ जिसकी फैमिली में कभी कोई क्रिकेट नहीं खेला होगा और बड़ी अच्छा क्रिकेटर बना हो। सर ऐसा तो कोई नहीं है। ऐसा मैंने जहाँ तक के पढ़ा है तो मुझे ऐसा कोई नज़रों में है नहीं। बल्कि एक सचिन तेंदुलकर जी है, जो उनके जो बेटे को बनाना चाह रहे, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो नहीं बन पा रहा ना। बिल्कुल। तो मतलब जिसमें टैलेंट है वो कर। अभी आईपीएल चल रहा, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, तो ऐसे कई लड़के हैं जिनने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन कई अच्छी जगह पहुंच रहे हैं। सर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा है, प्रयास करोगे तो सही जगह पहुंच जाओगे। आज के समय बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, आप बहुत अच्छी जगह, आपके टैलेंट है तो आप निकलो, घर पे मत बैठो, ये मत सोच कर बैठो कि आप कहाँ के हो, ये कोई मायने नहीं करता। आप एक अच्छे इंसान हो, ये बस मायने करता है। सर आपकी पोस्टिंग कहाँ रही है? मैं सबसे पहले जब चयन हुआ था तो मेरी पहली पोस्टिंग प्रोफेशनल होती बैतूल में थी। हाँ, फिर वहाँ 2-2.5 साल रहा, ट्रेनिंग पूरी हुई भोपाल में। फिर उसके बाद मेरा पोस्टिंग हुई पृथ्वीपुर, निवाड़ी जिले में आता है। फिर वहाँ से फिर ग्वालियर गया, फिर ग्वालियर से अभी बालाघाट में। 3 जगह पोस्टिंग हुई सर? हाँ, 4 जिले हो गए एक तरीके से। हाँ सर 4 जिलों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। वो तो मेरा एक्सपीरियंस तो लोग देखते रहते हैं सोशल मीडिया में शेयर कर देता हूँ। सर जैसा कि आप एक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है सर, आप एक प्रोफेशनल लाइफ भी जीते हैं, तो सर दोनों को आप मैनेज कैसे करते हैं? हो जाता है, कुछ नहीं। देखो क्या है कि सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ज़्यादा सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और अगर हम मान लीजिए सोशल मीडिया में कोई वीडियो नहीं डालेंगे तो भी लोग सोशल मीडिया तो चला रहे हैं। और आधे से ज़्यादा आपको 75% उसमें रील वीडियोस क्या मिलते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट तो नहीं करती, लेकिन देख रही है। देख जरूर रहे। अगर किसी से आप उसका चेक करोगे एल्गोरिदम या उसका क्या बोलते हैं, डेली का इनसाइट कितना देर चला रहा है, तो वो तो देखोगे आपने उसने क्या क्या नहीं देख डाला। बिल्कुल सर। और पूछोगे तो वो बताया अरे यार वो गलती से आ गया था, मतलब वो छिपाने की कोशिश कर, लेकिन उसने देखा। उस बीच में जब कोई सोसाइटी की, समाज की बात आ जाती है, सकारात्मक बात आती है, तो लोगों को कई बार अच्छा लग जाता है। बिल्कुल। मुझे नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं बोला किसी को कि मुझे फॉलो करिए या शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आप पूरे देखो मेरे 3 साल के, कहीं नहीं बोला। फिर भी लोगों ने बहुत प्रेम दिया, उसको सराहा। और मतलब अच्छे 1-1.5 करोड़ अगर सभी प्लेटफॉर्म पे जोड़े जाएँ तो इतने फॉलोअर्स तो होंगे। बिल्कुल। तो कभी नहीं कहा, तो वो चीज़ मुझे लगा कि यार अच्छा भी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, दिल और दिमाग चंचल तो होता है, तो जो भी आता है उसे भी वो देखते रहते हैं। तो उस बीच में ऐसा आना चाहिए। आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो उसमें हर चीज़ होती है, लेकिन लास्ट में जो स्टोरी का होता है उसमें यही दिखाया जाता है कि सत्य की जीत हुई और असत्य की पराजय हुई।
बिल्कुल। फिल्म का अंतिम उद्देश्य है ये। कोई भी आप देखोगे विलेन पूरी फिल्म में बढ़िया अच्छा चलता रहेगा, लास्ट में मर जाएगा, उतने में हीरो की जीत हो गई। तो हम कोशिश करते हैं कि जो समाज में पुलिस की इमेज है, लोग पुलिस को खतरनाक समझते हैं, डरावना करते हैं, वो बदले, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा पहले जैसा। अब समाज में पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग हो रही है, हमारे अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव आए सोशल मीडिया के जरिए। हाँ, तो वो सोशल मीडिया का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। जैसे कि आप सोशल मीडिया का सही उपयोग भी कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा अभी जैसे तो हम लोग साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको पता नहीं चलेगा कब आपके साथ क्राइम हो गया हो। बिल्कुल। उन चीज़ों को हम लोग, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लोग पहुंच भी रहे हैं, लोगों की लोग उपयोग कर रहे हैं। हर किसी के पास मोबाइल है, और एक नहीं दो मोबाइल होंगे, चाहे कुछ हो या ना हो खाने को। तो मोबाइल है मतलब क्राइम तो हो सकता है। जैसे वाहन है तो वाहन मतलब एक्सीडेंट तो हो सकता है कभी भी, अगर आप सड़क पे निकले हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे, सामने वाला ठोक चला जाएगा, पीछे से होता है कि नहीं होता। तो ऐसे ही ये क्राइम भी है, तो इससे बच के भी रहना है। क्योंकि मैंने देखा अभी एक हमारा, मेरे को फ़ोन आया, बेचारा स्टूडेंट था, सब इंस्पेक्टर का उसका एग्ज़ाम होने वाला था। बोला रात को पुलिस आई, उसी से पूछ रही, बोले ये लड़का कहाँ है? तो बोला क्या काम? बोले बताओ। तो बोले मैं तो ही हूँ। उसे पता ही नहीं कुछ कि उसके साथ क्या हुआ। तो उसको पुलिस ले गई उठा के। इसमें पुलिस की गलती नहीं है, क्योंकि एविडेंस उसके नाम का था, उसके खाते में कुछ पैसे आए थे, 3-4 लाख रुपए जो भी है, तो पुलिस उसको ले गई। अब इसमें क्या रहता है, साइबर क्राइम में बहुत सी वो चीज़ें हैं। जैसे आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, आपने मुझे कहा यार मेरा खाता ब्लॉक हो गया, वो नहीं हो रहा, पैसे डलवा रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ, मेरे को मेरे उधारी थे किसी के पास, वो दे रहा है, जो भी है, जैसे भी आप अपने भावनाओं में दोस्ती पे कह दो, मैंने ठीक है डाल दे, बोले निकाल के दे देना। और तो वो निकाल के दे दिए। कई बार कुछ लोग लालच दे देते, 10,000 दे दूंगा और 1 लाख में 90,000 मेरे वापस कर देना, तो तुम्हें कुछ नहीं होना। तो आदमी सोचता है यार पैसे तो आ रहे, निकाल के फट से दे देना है। तो उसने उसको दे दिए। अब वो वहाँ से जब क्राइम हुआ होगा, कुछ साइबर क्राइम किसी के साथ फाइनेंस की फ्रॉड किया होगा, उसने रिपोर्ट की होगी और जांच हुई, पैसा कहाँ गया, तो वो तो खाता देखेगा, आदमी तो देखेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो खाता जिसका देखा पुलिस उसको पकड़ी। अब ये बता रहा कि उसने डलवाए थे, अब वो मिल ही नहीं रहा, भाग गया। तो ऐसा बहुत से क्राइम हो रहे हैं। मतलब नहीं सर, आप ही ने, मैंने देखा था। हाँ, आपने एक और देखा होगा, मैं डालता रहता हूँ, एक और डाला कि वो जबरदस्ती उसको पैसे लोन दे दिया। अच्छा, उसने फोर्स लोन कहलाता है, फोर्स लोन। हाँ, तो जैसे उसने कोई ऐप खोला उसने लोन का, तो उससे भी थोड़ी बहुत जानकारी हो रही है, जब नहीं लेना बोले दे दिया जबरदस्ती। अब वो लोन ले लिया, अब उसको पता ही नहीं था कि क्या होगा। अब बोले पैसे चुका दिया ब्याज सहित। अच्छा, फिर दे दिया। अब वो उसमें क्या, कभी जो पैसा आया आपके खाते में, अब कभी क्राइम का पैसा होगा अगर मान लो, तो वो आपके साथ गड़बड़ कर देगा। तो ये हो गया। एक ये गेम वाला होता है कि जैसे आप गेम खेलो, पैसे जीत जाओगे। बिल्कुल सर। ठीक है, आपने खेला गेम, आपसे उसने पैसे ले लिए। जैसे गेम की फीस लगती है शुरू में, आपने मुझे 100 रुपए दिए, ये आपका क्या बोलेंगे, सही पैसा है, व्हाइट इनकम बोलेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, अब आपने 1,000 जीत लिए, बिल्कुल, वो 1,000 आपको उसने भेजा, तो वो क्राइम का पैसा दिया आपको, और आपका सही पैसा ले लिया। भले उसने 100 रुपए दिए, आपको तो जेल का रास्ता दिखा दिया, भले 1,900 फायदे के दे दिए, लेकिन उसने अपने लिए 100 रुपए सही स्वच्छ रख लिए। तो ऐसा क्राइम हो रहा है। इन क्राइम से बचने के लिए, अलर्ट करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं। सर, आप ही ने एक व्हाट्सएप वाली ट्रिक बताया था, जिसमें सर्च बार में जाके APK करके सर्च करना करके, तो मैंने सर कल ही देखा वीडियो, सबसे पहले वही किया। नहीं, बहुत सारी चीज़ देखो, APK में तो बहुत से लोगों का। अभी हमारा एक हवलदार था, उसने 1 घंटे पहले 24,000 रुपये घर में ट्रांसफ़र कर दिए, 2,000 बचे थे, और उसने APK डाउनलोड कर ली। कोई निमंत्रण कार्ड आया, नहीं RTO चालान आया, क्योंकि हवलदार हो के भी उसका पुराने थे, पढ़ा लिखा, लेकिन इतना अवेयर नहीं रहा। तो उसे लगा, वो बाइक से निकला होगा, बोले यार मेरा चालान कट गया, तो डर के कारण खोला, फट से इंस्टॉल हो गया उसमें एक फर्जी फेक ऐप। उसके बाद उसके जो पैसे थे पूरे कट गए, ज़्यादा नहीं थे खाते में, अच्छा था, नहीं तो परेशान हो जाता। बिल्कुल सर। तो APK फाइल भी बहुत खतरनाक चीज़ है, उसको ध्यान देना है। अब अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। आप तो जब तक अवेयर नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अवेयर देखो, जो सबसे अच्छा उदाहरण, जब हम बाइक से चले हो कभी, बिल्कुल सर, बिना हेलमेट के, बिल्कुल चले, पुलिस को देखे हो दूर से चेकिंग लगाए, तो क्या करते हो सर? वापसी मोड़ लेते हो। हाँ, वापसी मोड़ लेते हो, टकटकी लगा के देखते हो ना कहाँ पुलिस लगी है। तो ऐसे ही है भैया, अगर मोबाइल चला रहे हो तो देखते रहो, फट कहीं APK तो नहीं लिखा, उसे नहीं डाउनलोड करना। बिल्कुल। कहीं कोई आपको लिंक तो नहीं आई ईमेल में, उसे लिंक पे क्लिक नहीं करना।
हर चीज़ का एक अपना माध्यम है। जैसे फेसबुक में अगर कोई भी अपडेट होगा तो आपको डैशबोर्ड में दिखेगा, ईमेल में अगर आ रहा उससे मत पढ़ो चक्कर में। अच्छा, ईमेल में नहीं। हाँ, तो इन चीज़ों से बच के रहना है। तो ये चीज़ें हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं, लोग जागरूक हों ताकि बचें। सर, जैसे कि इसके पहले आपकी पोस्टिंग ग्वालियर में थी, जो कि पब्लिक के बीच में आप काम कर रहे थे, लेकिन सर आज बालाघाट में है पोस्टिंग। वो बालाघाट एक सर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और आज नक्सलियों के बीच में सर आप काम कर रहे हैं। तो सर दोनों के बीच का अनुभव हम बताइए सर। दोनों में अंतर है। जब हम पब्लिक के उसमें चलते हैं तो कलम चलानी पड़ती है, और नक्सल के इसमें बंदूक रहती थी हमारे साथ। हम लोग बिस्तर में भी सोते थे तो बंदूक बिस्तर के पास रखी रहती है। जंगल में रहते हैं तो 24 घंटे रहती है, अपने साथ ही रहती है। तो दोनों में बस यही अंतर है कि सामने से उधर जंगल, जब शहर में रहते हैं तो कौन सा फरियादी रोते हुए आ जाए, महिला चिल्लाती हुई आ जाए, कब लॉ एंड ऑर्डर हो जाए, सड़क जाम हो जाए, पता नहीं रहता। तो खाना पीना छोड़ के भागना पड़ता है। बस यहाँ भी अंतर है, कब किधर से गोली आ जाए। जंगल में पड़े रात को भी 3-3 4-4 रात हमारे जवान जंगलों में पड़े रहते हैं, बासी रोटी खाते हैं। एक बार तो हमारे साथ भी हुआ कि 2-3 बार हुआ, मतलब अभी बारिश के सीज़न में ज़्यादा होता है, पूड़ियों में फफूंद लग गई 4 दिन में, तो उनको सेक के फिर खाया। एक बार खाना खा रहे थे, सूखी सब्जी लेके गए थे, खाते खाते बारिश हो गई तो गीली सब्जी बन गई, रसीली सब्जी, तो फिर भी खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे। और रोटियों में कई बार ऐसा हुआ कि वो फफूंद लग जाती है, चींटियाँ आ जाती हैं जंगल में। तो बड़ा टफ लाइफ है, बहुत संघर्ष करते हैं हमारे जवान। मैं तो उनको सलाम करता हूँ जिन्होंने लगभग 20 साल 25 साल अपनी सेवा पूरी बालाघाट में दी। तो मुझे लगता है उनके त्याग की बदौलत ये नक्सल मुक्त हुआ है, जिन्होंने इतना कुछ किया। और कई हमारे जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल। और उनके परिवार वालों की कहीं ना कहीं मन में रही होगी कि कब ख़त्म होगा, कोई नहीं चाहता। बिल्कुल। अब वो तो एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि शहीद हो जाते हैं। अभी हमारे हाल ही में आशीष शर्मा जी शहीद हुए। तो उन शहीदों की जो शहादत थी, सबका एक मिला जुला संयोग बना कि मतलब 11 दिसंबर को बालाघाट मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया। बिल्कुल। ये हम कहेंगे कि जब नक्सल मुक्त हुआ हम उसके मतलब प्रत्यक्ष में थे। ये हमारा भी सौभाग्य था, नहीं तो इसके पहले और कई डीएसपी आए 30-35 साल में। बिल्कुल। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें संयोग होती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बहुत टफ था, लेकिन मेरे लिए तो ज़्यादा नहीं था। मैं बचपन से जंगल के आसपास रहा हूँ, तो वैसा नहीं था। लेकिन फिर हाँ, ये ज़रूर था कि कभी जंगल में सोए नहीं थे। अब तो सोना भी पड़ता था बारिश में, रात भर को बैठे रहो पेड़ के नीचे ऐसे बोरी या पन्नी वो करके कि गीले ना हो। सर, क्योंकि एक आप समाज के बीच में रह के काम कर रहे थे, फिर अचानक से जंगल में चले गए, तो सर बहुत डिफिकल्ट जाता है इन दोनों के बीच में। हाँ, डिफिकल्ट तो है, कोई आना भी नहीं इसीलिए चाहता कुछ चीज़ें तो, लेकिन नौकरी में करना पड़ेगा। अब देश सेवा के लिए आपने संकल्प लिया है, देशभक्ति जनसेवा के लिए, तो वो किसी भी तरह की सेवा होगी आपको आना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो वो काम तो करना पड़ेगा। तो अच्छा है, लेकिन ये कम से कम आने वाले जो फोर्सेस हैं, जवान हैं, उनको एक मुक्ति मिली इन चीज़ से। और मतलब बालाघाट में भी एक कलंक था, नाम था। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सर वो क्या पूरी तरह से मिट चुका है? हाँ, वो उस तरह से तो पूरी तरह से मिट चुका। जो मतलब ऑफिशियली है वो तो आदरणीय सीएम साहब ने भी घोषणा कर दी है और अधिकारियों ने भी, तो वो तो पूरी तरह से मिट चुका है। जैसे कि आप एक डीएसपी के पद पर, आप पीएससी की रैंक में सिर्फ 22वें स्थान पे थे। उस समय की पढ़ाई कुछ और थी सर, और आज पढ़ाई के स्तर सर बहुत बदल गया है। तो सर आपको क्या लगता है, क्योंकि आजकल कोई पीएससी के एग्ज़ाम देने जाता है तो सर या तो एसएससी के एग्ज़ाम देने जाता है तो उसका या तो कैंसल पेपर हो जाता है, रद्द हो जाता है, या पेपर लीक हो जाता है। ये तो यार हमारे समय भी था और इसी का हमें फ़ायदा भी मिला, ये भी है। सर ये आपके समय भी था? हाँ, 2018-17 में 2-3 पीएससी के रिजल्ट आए थे। हम लोग बोला थे इकट्ठे डीएसपी ट्रेनिंग लिए थे लगभग 150। तो वो समय भी था। 2012-13 में हाई कोर्ट में लगा था कुछ पीएससी का, तो वो 2-3 साल पेंडिंग रहे थे। जैसे 2016 पीएससी से हूँ मैं, मेरी ज्वाइनिंग कब हुई? 2018 में। ठीक है। 2015 पीएससी की ज्वाइनिंग कब हुई? 2018 में, रिजल्ट आने के बाद। बिल्कुल। ऐसे 14 पीएससी वाले थे तो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 2017 में। तो वो तो 2-3 साल लेट चल रहा था प्रोसेस।
तो वो बहुत सालों से ऐसा चल रहा है। लेकिन सर आज की स्थिति में सर पेपर ही लीक हो जाता है या पेपर ही रद्द हो जाता है। जो इतनी पढ़ाई करते, जो इतने मतलब दूर ट्रैवल करके जाते, पेपर देते, अब देखो यार, ये जो सिस्टम है इस पे मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी कर नहीं सकता कैसे क्या होता है। वो तो बर्तन है, छेद करने वाले तो कोशिश में लगे रहते हैं कि छेद कर दें, और कई बार सफल हो जाते हैं। ठीक है, अपन उस पर ध्यान, अपन तो हम बोलते हैं अपनी तैयारी रखो, जब भी होगा एग्ज़ाम तो मौका मिलेगा। अब मैं बताऊँ, मेरे साथ 2 PSC एक साथ हो गई। ऐसे मैंने एक मेन से लिखा था अप्रैल में, बिल्कुल 2015 का, एक लिखा था अक्टूबर में। कितना अंतर हुआ अप्रैल अक्टूबर, मतलब लगभग 6 महीने का। 6 महीने में 2 मेंस लिखे, मेरा दोनों में इंटरव्यू के सिलेक्शन हो गया। वो जो मेरी तैयारी थी थोड़ा और कंठस्थ हो गई। 6 माह बाद दूसरे में मैं DSP बन गया, पहले में 2-4 नंबर से रह गया। अगर मान लो ये 1 साल का गैप हो जाता, मैं फॉरेस्ट में नौकरी कर रहा था, मेरा मन कहीं और विचलित हो जाता, कुछ नहीं होता। बिल्कुल सर। तो ठीक है, फ़ायदा में अभी हुआ कई लोगों को फ़ायदा। जैसे आप उस तरह से, जैसे अभी 2023-24 शायद 2-3 PSC के रिजल्ट एक साथ है। आपने कई को देखा, एक व्यक्ति शायद, एक बच्ची थी या कोई लड़का था, 2 बार वो SDM बना। सर मुझे पता नहीं। हाँ ऐसा है, आया रिजल्ट, या कोई है, मतलब कई अधिकारी बने, कहो रिजल्ट आए 5-6 महीने के अंतराल में, जो पुराने पेंडिंग PSC के थे, तो कहो उसमें वो ये था, दूसरे वाले में बड़े पद पे पहुंच गया। तो इसका भी फायदा मिल जाता है। ठीक है, हर तो वो सिस्टम है, उन चीज़ों पे अपन ज़्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। पर हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए हम अपने आप को इतना तैयार करके रखें कि जब भी एग्ज़ाम होगी तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। सर जैसे कि आपको लाखों लोग देखते हैं सोशल मीडिया में, और आपसे सर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, आप तो उनके लिए कुछ कहना चाहते हो कि किस तरह से तैयारी करे करके? देखो यार भाई, मैं सभी से ये कहता हूँ, बहनों भी, कि समय एक इंसान के लिए, और एक उम्र, ये शरीर उम्र से, समय से चलता है, और ये दोबारा लौट कर नहीं आता। और ये जो पढ़ने की उम्र है 20 से 30 के बीच में होती है, इसके बाद तो फिर बहुत कम ही गिनती के बचते हैं जो कुछ कर पाते हैं। तो इसको मत जाया होने देना। और सबसे ज़्यादा इंसान डाइवर्ट होता है जब वो 10वीं के बाद 11वीं 12वीं पढ़ता है ना। बिल्कुल सर। वो टीन एज में आता है, जब 14 से 13 से 19 के बीच में बहुत ज़्यादा बहक जाता है, बर्बाद होने लगता है। उस समय अपने आप को संभाल कर रखना। हमने बहुत से देखे जो हमसे भी टॉपर्स थे, होशियार थे, लेकिन फिर वो टीन एज में ऐसे बहके कि अब तक नहीं संभल पाए। तो अपने आप को उसमें संभालना, और जब भी पढ़ने का मन ना करे तो अपने माता पिताजी को याद करना, उनकी परिस्थितियों को देखना, उनके काम को देखना कि वो कितना काम करते हैं और खर्च अपने में कितना करते हैं, आप पे कितना ज़्यादा लगाते हैं। तो आपके मन अपने आप कहेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। और पढ़ने का तरीका पूछते हैं लोग मेरे से, तो तरीका अपना अपना यूनिक होता है। कभी भी किताब के भरोसे मत रहना। जो अच्छा विद्यार्थी हो, जो खुद के नोट्स बना के पढ़ता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इतने अच्छे नोट्स बनाना कि आने वाले वक्त में वो किताब बन जाए, तभी आप सफल होगे और दुनिया आपको याद भी रखेगी। और आप दूसरे के भरोसे रहोगे, किसी के नोट्स बस पढ़ते रहोगे, ठीक है, सहारे के लिए लो, वो तो सोर्स तो चाहिए, किताबें चाहिए, नोट्स चाहिए, ले लो, लेकिन अपना खुद का क्रिएट करो। जब आप खुद का रास्ता बनाओगे तो आप तो चलोगे, लेकिन आने वाले वक्त में कई हज़ारों लोग उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुँचेंगे। बस कोशिश करते रहिएगा, जीत जरूर होती है। जय हिंद। जैसा कि आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज सर जॉब की है। हर कोई सर चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में लग जाऊं, क्या ये सर पॉसिबल है? नहीं नहीं, ये संभव नहीं। देखिए, सरकारी जॉब की एक लिमिट होती है हर एक विभाग की, और वो समय है तब आएगा। तो और भी चीज़ें हैं। आप देखो, इंसान क्या दिन में खाना नहीं खाता क्या? हर कोई खाता है। खाना खाने के लिए भी बिजनेस होते हैं, होटल का बिजनेस हो गया, आप कुछ भी कर सकते हो। दिमाग लगाओ, आपके यहाँ क्या सोर्सेस है। मैं एक दिन आटा लिए थे हम लोग जंगल में, बिल्कुल, तो मैं ले जा रहा था, उसमें देखा उसमें 45 रुपये किलो आटा था, मतलब 5 किलो की थैली थी। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया कि किसान के यहाँ से गेहूँ जाता है 20 रुपये का, ठीक है। अब वो जब आटा आता है किसान ही के बेटे के पास या किसी के पास, तो वो 45 रुपये का हो जाता है। तो ये बीच का 25 रुपये बना, अपने दिमाग लगाओ ना। कौन कर रहा है? कर रहे हैं ना, कई लोग कर रहे हैं। तो वो एक व्यक्ति लिए जा रहा, सारे काम वही कर रहा, तो आप भी कुछ करो। तो दिमाग से आपके पास क्या सोर्सेस हैं, उन चीज़ों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, बिजनेस करो। उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं यार। नौकरी में तो हमारी अम्मा कहा करती कि ना मरे ना मोटाए और नौकर कहलाए। तो नौकरी ऐसी हम लिमिट है। हम
पैसा नहीं ज़्यादा कमा सकते, हमें हर चीज़ का लेखा जोखा देना पड़ता है, हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते, हम राजनीति में नहीं जा सकते, जो भी करना है तो हम नौकरी छोड़ के ही करेंगे। लेकिन आप अगर कोई बिजनेस करते हो, कुछ और भी चीज़ में जाते हो, एंटरप्रेन्योर करते हो, आपके पास कोई टैलेंट, आप कुछ भी कर सकते हो, फ्री हो, बिल्कुल सर, आज़ाद परिंदे की तरह हो। लेकिन नौकरी वाला तो बंद जाता है, तो ये इतना वो भी नहीं है। बस लोगों को लगता है कि चलो इसमें वही है कि जीवन कट जाता है नौकरी में, इस कारण आदमी सोचता है कि झंझट ना रहे, जीवन कटता रहे। तो जीवन काटना और जीवन जीना दोनों में बहुत अंतर है। अगर जीना चाहते हो तो अपने मन का करो, जो आपका सपना है वो करो, और जीवन काटना है तो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते रहो। सर कई लोगों का ऐसा रहता है कि सरकारी एक बार जॉब लग जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से सर सब चीज़ की सुविधा मिलती है, तो मैं वही तो बोला, जीवन कट जाता है और कुछ नहीं बिल्कुल होता। सुविधाएं तो वही है ना कि आपको सब जीवन कट ही जाता है और कुछ नहीं, सपने नहीं सच कर सकते। सर अगर आपको चॉइस करने का मौका मिले कि अगर किसी को बताने का कि जॉब करने या स्किल सीखने का, तो आप क्या बताएंगे उसे? वो तो देखो यार, ये पर्सनल रुचि होती है। आप ऐसे किसी को कह दोगे या मैं कह दूंगा तो नहीं कर सकता। पर्सनल रुचि है जिसकी, वही कर सकता है। वो ये भी बोलते हैं ना, जब आपकी हॉबी होती है, इंटरेस्ट होता है, तो आदमी कुछ भी करता है उसके लिए। नहीं सर, आज का जो बच्चा है, मान के चलिए जो शुरुआत रहती है 11वीं से 10वीं से ही निकलना चालू हो जाते हैं। लोगों को पता नहीं रहता कि 11वीं में लेना कौन सा सब्जेक्ट है। जब तक कि सर उनके अंदर रुचि जगाएंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं, तो वो कैसे पता कर पाएंगे? हाँ, वो चीज़ें हैं, तो वो तो पेरेंट्स का काम है कि, और जो उनके आसपास का माहौल है उससे समझ में आता है। अब जो जैसा देखता है वैसे ही करता है। बिल्कुल सर। जैसे किसी ने देखा कि उस कलर का डॉक्टर बन रहा तो बोले बायोलॉजी ले लो, उस कलर का इंजीनियर बन गया, तुम भी ऐसा कर लो, ऐसे तो उसी दिशा में चलने लगते हैं लोग। अब जैसे देहात में ज़्यादा क्रेज रहता है पुलिस का, आर्मी का, पैरामिलिट्री का, CRPF, तो उसमें जाते हैं। एयरफोर्स का नहीं रहता, मैंने देखा है ना, नेवी का रहता है, बहुत कम, मतलब तो बहुत कम मिलते हैं। अब वो चलने लगेगा तो उधर भी लोग जाने लगेंगे। तो वो चीज़ें हैं, जिधर को माहौल बनने लगता है उधर लोग एक दूसरे को देख के चल देते हैं। सर मुझे लगता है कि जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सिर्फ जॉब करना ही सिखाता है, स्किल्स के भरोसे बिजनेस करना बहुत कम सिखाता है। स्कूल से ही सर ये तो ये चीज़ें यार, तो वो देखो, स्कूल तो एक बेसिक शिक्षा का वो है, उसमें तो अपन कुछ वो नहीं रहता, पर बदलाव आएगा धीरे धीरे। अभी तो पहले बेसिक शिक्षा मिल जाए ना पूरे भारत देश में। अभी तो पूरी तरह से कहाँ लिटरेट हुआ है। कितनी है साक्षरता दर? 75% के आसपास होगी। अभी तो 25% अशिक्षित हैं, और वो 75 उनके नाम आ लिखे हैं जो स्कूल गए हैं कभी। अब जरूरी थोड़ी कि पढ़ना सीख गए होंगे। आजकल मतलब सरकारी स्कूल में तो 5वीं की मार्कशीट बन जाती थी पहले ऐसे ही। बिल्कुल सर। आप स्कूल चले जाओ, ये हो जाए, तो ऐसा है। अब ऐसे भी हमने देखा, जैसे गांव तरफ है, स्कूल में बच्चे नहीं आते। अब मार साहब को भी तो अपना नौकरी बचानी है, तो मजबूरी में पास करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो वो चीज़ें भी हैं। तो पहले तो बेसिक शिक्षा हो जाएगी, जब लोग लिटरेट होंगे तो फिर वो स्किल की तरफ पहुंचेंगे। प्रोफेशनल स्किल, आप कैसे क्या करते हो, तो वो भी आएगा, सब आएगा। समय धीरे धीरे बदल रहा है। सरकार की तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, अभियान अलग से चल रहे हैं ना, तो जिसको रुचि है तो उन अभियानों के माध्यम से भी कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं ना। बिल्कुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। सर कोई बात जो आपके मन में हो, जो संदेश पहुँचाना चाहते पब्लिक तक? देखो भाई, कई लोग मुझे देख कर बोलते हैं होंगे, या मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात लोगों सुना कि मुझे ऐसा बनना है, मेरे से भी अच्छे बन सकते हो। मैं अपना छोटा सा 4 लाइन एक सारांश सुनाता हूँ कि पैदल चलकर किस्मत से लड़कर हमने ये चमक पाई है, और हमारी चमड़ी ने पाउडर क्रीम से ज़्यादा धूल खाई है। आप जितना ज़मीन में संघर्ष करोगे उतना ऊपर उठोगे। और ये कहता हूँ कि किस्मत मेहनत से चमकती है, संघर्ष से निखरती है। किस्मत मेहनत से चमकती है, संघर्ष से निखरती है। जिंदगी किसी की भी हो, धीरे धीरे सजती संवरती है। अपना समय का इंतजार करना, सभी का समय अच्छा आता है, बस मेहनत करते रहना। जय हिंद।